नमस्कार दोस्तों, दावतांश क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे हैं। दावतांश क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है। और आइए आज दोस्तों हम बात करेंगे कि रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री में क्लास टेंथ का ये केमिस्ट्री है, लेकिन इसको हमारे जो बच्चे हैं 12th के वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 10th और 12th का कोर्स जो है अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो लगभग सेम है। बस क्या है कि 10th में जो है लघु रूप में है और 12th में क्या है वो बृहत रूप में दिया गया है। ठीक है, तो आइए आज हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान में। कौन सा टॉपिक है? आज हम जानेंगे जो हमारा सेकंड लेसन है। पहला लेसन मैंने आपको बता ही दिया कि आप कई प्रकार के अपक्रियाएं पढ़ेंगे, जैसे उष्माक्षेपी अपक्रिया, उष्माशोषी अपक्रिया, ठीक है, विस्थापन अपक्रिया। ठीक, इस प्रकार से आपने कई सारी अपक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया और वास्तव में ये भी जाना कि वास्तव में रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो आइए उस प्रभु की दया से आज हम लोग सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, जिस चैप्टर का नाम ही है अम्ल, क्षार, लवण। आज हम बात करेंगे एसिड, बेस और साल्ट के बारे में। ठीक है, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। दोस्तों आइए पहले हम बात करते हैं एसिड के बारे में, और जिसको हिंदी में कहते हैं अम्ल। किसके बारे में? अम्ल। दोस्तों अम्ल क्या होता है ये जान लीजिए। अम्ल जो है बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं कि वस्तुएं जो हम भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में, भोज्य पदार्थ के रूप में जिन वस्तुओं का सेवन करते हैं, तो उन वस्तुओं का कोई ना कोई स्वाद होता है। ठीक है, जैसे आप नींबू खाते हैं उसका एक अलग स्वाद है। ठीक, इस प्रकार से अनेक प्रकार के फलों का, अनेक प्रकार के वस्तुओं का अलग अलग स्वाद है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हम कुछ खाते हैं और हमें खट्टा लगता है तो वास्तव में उसके अंदर क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यानी अम्ल जो है, अगर कोई पूछे तो सिंपल तौर पे आप बता सकते हैं कि अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सी बात रही। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से पढ़िए, और खासकर हमारे हाई स्कूल के बच्चे जो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, ठीक है ना, उनको बहुत अच्छे से मेहनत करना चाहिए, खासकर 10th और 12th के बच्चों को, ताकि उनका एग्जामिनेशन जो आने वाला है वो बेहतरीन तरीके से वो प्रिपरेशन कर सके। तो यहाँ अम्ल जो है वो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। देखिए दोस्तों, ये जो आपका अम्ल ये नाम है, ये तो चलिए अलग बात है, लेकिन जो ये एसिड नाम है ये कहां से आया ध्यान दीजिए। और ये अम्ल प्रकाश में कैसे आया आपको मैं बता दूं। ये जो एसिड है यानी अम्ल जो है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द से हुई है, और लैटिन शब्द में इसकी उत्पत्ति जो है वो हुई है एसिड्स से। एसिड्स से जो है आपका एसिड बना है, यानी उसको हिंदी में अगर लिखें तो एसिड्स, इस तरीके से आप लिखेंगे। इसी से जो है हम अम्ल को प्रकाश में लाए हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं लैटिन शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है। तो इतना तो आप जान गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वास्तव में अम्ल होता क्या है। थोड़ा जल्दी चलेंगे और मैराथन रूप में चलेंगे, ताकि एक लेसन, हम यही सोचेंगे कि एक लेसन एक वीडियो में कंप्लीट करें, हमारा टारगेट यही रहेगा। और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि वीडियो अगर लास्ट तक आप देखते हैं तभी आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपका अम्ल है, अम्ल की जो डिफिनेशन है उसको आप देख लीजिए। क्या डिफिनेशन है? अम्ल अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा है, बहुत सिंपल सी परिभाषा है दोस्तों। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। एक छोटा सा परिभाषा है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। देखिएगा दोस्तों, जैसे HCl है, HCl जब ब्रेक होता है दोस्तों तो क्या होता है? HCl को जब हम ब्रेक करते हैं, और जानते हैं आप कि अभी हम कई अपक्रियाओं के बारे में आपको बताए हैं, विस्थापन अपक्रिया बताए हैं, ठीक है, साधारण अपक्रिया बताए हैं, उष्माक्षेपी बताए, उष्माशोषी बताए, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक कह सकते हैं, एंडोथर्मिक कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो HCl जो आपका है, HCl का नाम क्या है दोस्तों? आप लोग बताइए।
हाइड्रोजन क्लोराइड कह सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड इसका नाम है। ये Cl को जब हम ब्रेक करते हैं दोस्तों, तो ये जब आपका ब्रेक होता है तो H प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है, यानी कि हमको मिलता क्या है, हाइड्रोजन आयन और साथ साथ में क्लोरीन आयन भी प्राप्त होता है। तो क्लोरीन आयन से यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, हमें मतलब अपने किससे है, हाइड्रोजन आयन से। यानी जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप देखिए, अगर उसमें आपको हाइड्रोजन आयन मिल रहा है तो वो क्या होगा, अगर हाइड्रोजन आयन मिला तो क्या होगा, ये अम्ल होगा। अब समझ में आ गई बात, इस तरीके से वो यौगिक क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। यानी हाइड्रोजन आयन का मिलना एकदम बहुत ही अति आवश्यक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि वास्तव में अम्ल क्या होता है, ठीक है। इसके अन्य एग्जाम्पल भी दोस्तों आप ले सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको अम्ल जानने में। आइए कुछ और चर्चा करते हैं, पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप सभी लोग, यहां पर आपको मैंने बता दिया, इरेज करने के बाद आप लोग देख लीजिए, यहां पर स्रोत लिखा हुआ है, यहां पर अम्ल लिखा हुआ है, ठीक है, कि कौन सा स्रोत होता है और कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्रोत है दोस्तों, वास्तव में जो स्रोत है वो सब प्राकृतिक स्रोत है। कौन सा स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत का मतलब क्या है, सिरका भी प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, नींबू, संतरा, इमली, टमाटर, दही, जो भी ये प्राकृतिक है, और यानी ये स्रोत जो है सब प्राकृतिक है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में देख लीजिए एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछ भी सकता है, तो आप लोग एकदम क्लियर इसको कर लीजिए। नींबू या संतरा हो, नींबू और संतरा दोनों में, ठीक है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, और दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्रोत और ये हो गया अम्ल। कुछ अम्ल के बारे में और चीजें बता देते हैं दोस्तों, जो आपको एग्जाम्पल दिया गया या डिफिनेशन दिया गया कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये जो आपको डिफिनेशन दिया गया, इसको दिया है ऑर्हीनियस ने, ध्यान दीजिएगा, ऑर्हीनियस के अनुसार हम ये जानते हैं कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो कहलाते हैं अम्ल, ठीक है। तो ये ऑर्हीनियस ने बताया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है, रसायनज्ञ है बहुत बड़े, ठीक है, ऑर्हीनियस ने बताया है। और एक जानकारी कर लेते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होगा दोस्तों लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर, अब आप कहेंगे कि लिटमस पेपर कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो लिटमस पेपर को हम इतना ही बता सकते हैं कि ये आप इतना जान लीजिए कि इंडिकेटर के रूप में प्रयोग होता है, जिसको हम कह सकते हैं सूचक। क्या कहते हैं, सूचक। क्या कहते हैं, सूचक। ये सूचक की भांति कार्य करता है, ठीक है, ये लिटमस पेपर। तो अम्ल क्या करता है, ध्यान रखिएगा, अम्ल क्या करता है, इस लिटमस पेपर को, अगर ये ब्लू है यानी कि नीला है, ध्यान रखिएगा, अगर ये नीला है तो इसको ये लाल कर देता है। यानी कि अगर हम नीला लिटमस पेपर अम्ल में डालेंगे और उसके बाद निकालेंगे तो वो क्या इसको बना देगा, लाल बना देगा, ठीक है। तो ये आप जानकारी कर लीजिए अच्छे तरीके से कि लिटमस पेपर अगर नीला है तो अम्ल उसे क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको एकदम आप क्लियर कर लीजिए। सिरका, नींबू, संतरा, इमली, टमाटर, दही में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, ये सारी बातें आप क्लियर कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ अम्ल आपका जो है वो अच्छे से आपने पढ़ लिया है। अब हम जानेंगे किसके बारे में, अब हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्षार, यानी कि जिसको कहते हैं बेस, ठीक है, क्षार के बारे में जानेंगे। क्षार क्या होता है और कैसे इसका परिभाषा क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्षार के बारे में, इसको इरेज कर लेते हैं एक सेकंड। दोस्तों अब यहां देख सकते हैं आपका टॉपिक क्या है, क्षार। तो आइएगा इसके बारे में जानते हैं। तो सिंपल तौर पर जैसे हमने अम्ल के बारे में जाना था दोस्तों कि अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो यहां पर क्षार का स्वाद क्या होता है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, अगर स्वाद के आधार पर हम देखेंगे तो क्षार जो है वो तीखा या आप कसैला कह सकते हैं। अब आप पूछेंगे कसैला मतलब क्या होता है, तो कसैला मतलब होता है दोस्तों कड़वा, ठीक है। और इस डिफिनेशन के माध्यम से मैं ये भी बता दूं कि आपको कसैला नहीं होना चाहिए, ठीक है।
यानी कि कड़वा नहीं होना चाहिए, कड़वाहट नहीं आना चाहिए। कड़वाहट आने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं, और आप अगर कड़वा रहेंगे तो किसी से आपकी दोस्ती नहीं बनेगी, ना ही सरलता रह जाएगा जीवन में। तो इसलिए बहुत जरूरी है, हमारा खट्टा होना ठीक है लेकिन कसैला होना, कड़वा होना ठीक नहीं है। तो क्षार क्या होता है, तीखा या कसैला होता है, यानी जिसको हम कड़वा कहते हैं, ठीक है। अब क्षार का परिभाषा क्या होता है, इसका भी परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार हम देख लेते हैं। हमने बताया आपको कि जो भी हम परिभाषा देख रहे हैं, चाहे अम्ल हो, क्षार हो या लवण, आगे हम बताएंगे, इन सभी का परिभाषा किसने दिया है, आर्हेनियस के अनुसार देखते हैं। क्षार का परिभाषा क्या है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी OH माइनस, इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, जो भी आप कहें, हाइड्रोक्सिल आयन कह दीजिए या हाइड्रोक्साइड कह दीजिए, ठीक है। तो यानी कि आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल सेट करते हैं आप लोगों के सामने, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे हमने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ले लिया, क्या ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब देखिए दोस्तों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये आपका जो यौगिक है, जब ब्रेक होता है तो क्या होता है, ये पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक हो जाता है। और इस तरीके से इस रिएक्शन को देखने के बाद हमें ये मिल रहा है कि OH माइनस हमको मिला, मिला कि नहीं मिला। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, क्षार है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम अन्य रिएक्शंस को भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक रिएक्शन और हम ले लें NaOH, क्या ले लें, NaOH। अब NaOH जब ब्रेक होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये Na+ और प्लस OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा। यहां भी OH माइनस मिला, यानी कि दोनों रिएक्शनों को देख करके हमें ये समझ में आ गया कि KOH जो है और NaOH जो है, दोनों ही क्या है, क्षार है, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि क्षार क्या होता है, यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। मैंने पिछले कई वीडियोस में भी इन चीजों के बारे में चर्चा किया है। चूंकि चैप्टर वाइज चल रहे हैं, इसलिए फिर से एक बार पुनः रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि OH माइनस, जब भी आपको, आप आंख बंद किए रहिए, अगर OH माइनस रिएक्शन में मिल रहा है तो वो जो बंदा है, यानी जो यौगिक है, वो क्या होगा, क्षार होगा। और H+ मिलेगा दोस्तों तो क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। अब हम बात करते हैं आगे कि अगर ये जो अम्ल और क्षार तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे हमको पढ़ना है साल्ट, यानी लवण पढ़ना है। लेकिन लवण पढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत कम लोग ही बताएंगे आपको, कि अगर अम्ल और क्षार का आपस में क्रिया हो जाए तब क्या होगा। तो आइए इसको इरेज करते हैं, और अम्ल और क्षार का आपस में अगर रिएक्शन हो जाए तो क्या होगा, इसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर हम अम्ल और क्षार की अपक्रिया की बात करने चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जब भी अम्ल क्षार से अपक्रिया करता है, यानी कि अम्ल जो है वो जब भी क्षार से अपक्रिया करेगा, तो अम्ल क्या करता है, क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देता है। और नष्ट करने के बाद, जब अम्ल क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देता है, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हमें जल प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जो है यह एक उदासीनीकरण अपक्रिया प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एक उदासीनीकरण अपक्रिया प्राप्त होती है। और दोस्तों अम्ल क्षार का ये जो अपक्रिया है, जिससे हमें एक उदासीनीकरण, ध्यान रखिएगा, उदासीनीकरण अपक्रिया प्राप्त होती है। और जो हम अगला टॉपिक हमारा लवण है दोस्तों, इसके बारे में भी यही आप सपोज करिए, लवण का भी परिभाषा यही है कि अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अपक्रिया से प्राप्त जो विलयन होगा, विलयन अम्ल तथा क्षार दोनों के उदासीनीकरण अपक्रिया से प्राप्त जो विलयन होगा, वो कहलाएगा क्या, लवण कहलाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि अम्ल और क्षार जब अपक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, लवण का निर्माण करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक रिएक्शन के माध्यम से समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि रिएक्शन क्या है। इस पर देखिएगा, जैसे हम ले लेते हैं NaOH, ठीक है, क्या ले लिया, NaOH ले लिया, ठीक है। उसके बाद NaOH लेने के बाद दोस्तों हमने ले लिया HCl, क्या ले लिया, HCl।
यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन क्लोराइड को मिलाया जा रहा है। मिलाने के बाद दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मिलाने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये अम्ल और क्षार देख लीजिए, ये आपका अम्ल हो गया और ये क्षार हो गया। मैंने बताया कि जो है पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देंगे, ये हाइड्रोजन आयन देगा, और वही पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी OH माइनस यहाँ पर है, ठीक है। तो दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, यानी अम्ल और क्षार। जैसे ही अब क्रिया होती है दोस्तों, क्या होता है, ये Na जो है वो Cl से क्रिया करके NaCl बना लेता है। Na क्या करता है, Cl से क्रिया करके NaCl बना लेता है, और OH H से क्रिया करके जल बना लेता है, यानी H2O बना लेता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर H और H, H2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख दिया गया। यानी कि जब भी अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो जल जरूर आपको प्राप्त होगा। यहाँ जल आपको मिल चुका है। और NaCl क्या है, साधारण नमक है, साधारण नमक, और नमक यानी कि लवण, यहाँ आपको लवण प्राप्त हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त जो विलयन होगा वो क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। और आपको यहाँ पर ये चीज आपके सामने उपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O, यहाँ पर आपका लवण आपको मिल चुका है। तो ये लवण की डेफिनेशन हो गई, ठीक है दोस्तों। अब हम और कुछ आगे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, पहले इसको टेस्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगला टॉपिक आपका है सूचक। अम्ल क्षार लवण आप तीनों चीज जान चुके हैं, अब हम सूचक के बारे में बात करेंगे। सूचक क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया कि इंडिकेट करना, यानी इंडिकेटर, इसका इंग्लिश क्या होता है, इंडिकेटर, यानी कि इंडिकेट करना, ठीक है। जैसे आपके बाइक वगैरह में या 4 व्हीलर में भी इंडिकेटर लगा होता है, ठीक है, यानी सूचना देता है वो, ठीक है, एक अनुमापन का प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो उसके अनुसार जो है हम आगे की कार्य दिशा को निर्धारित करते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, सूचक में जैसे पहले शादी विवाह जब होता था तो लोगों के पास इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, इतना सारा पैसा नहीं था, तो लोग क्या करते थे, सूचक के रूप में एक दूसरे के घर पर जो है हल्दी भेजते थे, ठीक है। हल्दी भेज दिए तो ये समझ में आ गया कि कोई ना कोई कार्यक्रम फलाने के घर पर है, पहुंचना अति आवश्यक है, ठीक है। और देखिए शादी विवाह का मौसम भी चल रहा है, तो इस तरीके से जो है ये क्या नाम है, हल्दी जो है कहीं ना कहीं किसी भी कार्यक्रम का एक सूचक था, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपका मिथाइल ऑरेंज होता है, ठीक है, और भी कई सारे सूचक हैं। हल्दी क्या करता है, ध्यान रखिएगा, हल्दी जो आपका है वो अम्लीय माध्यम अगर है तो उसका रंग पीला रहेगा, लेकिन अगर माध्यम आप क्षारीय कर दीजिए दोस्तों तो इसी हल्दी का रंग जो है वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा या भूरा हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर क्वेश्चन आए कि हल्दी का रंग अम्लीय माध्यम में कैसा होता है तो पीला होता है, और अगर क्षारीय माध्यम में हो जाए तो लाल होता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, कभी शादी विवाह में जब भोजन करते हैं और कहीं जो है थोड़ा सा दाल आपके जो है शर्ट पर गिर गया, ठीक, या सब्जी गिर गई, तो वहां पर हल्दी उसमें पड़ा होता है चूंकि, तो आपका शर्ट पे दाग क्या पड़ेगा, एक पीलापन आ जाएगा, ठीक है, पीलापन आ जाएगा, ठीक। अब इस पीलापन को जब आप घर पर जाएंगे और जैसे इस पर क्षारीय साबुन का प्रयोग आपने किया, क्षारीय साबुन का, और क्षारीय साबुन का जैसे प्रयोग आप उस पीलेपन पे करते हैं, तुरंत ही हल्का भूरा या लाल हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हल्दी एक सूचक का कार्य करता है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसी सूचक के बाद का जो नेक्स्ट हेडिंग आपका है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा हेडिंग है और उसके बारे में जानकारी करना भी आवश्यक है, और एक सवाल भी, उस पर हम कुछ सवाल भी देखेंगे। हेडिंग है आपका पीएच, ठीक। पीएच क्या है, व्हाट इज पीएच। अब पीएच के बारे में ध्यान दीजिएगा, एक हमारे रसायनज्ञ हुए हैं जिनका नाम था सोरेनसन, क्या नाम था, सोरेनसन। इन्होंने बताया कि किसी भी पदार्थ का कुछ मान होता है, कुछ वैल्यू होती है। जैसे वो खट्टा है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, वो क्षारीय है मतलब तीखापन उसमें है, कसैला है, कड़वा है, तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा। तो अलग अलग उन्होंने वैल्यू बताया, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, पीएच का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये भी दोस्तों आपका लैटिन शब्द से लिया गया है,
P मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, P मतलब होता है पोटेंज। क्या होता है? पोटेंज मतलब होता है वहां पर इसको कहते हैं पुषांश। क्या कहते हैं? पुषांश। हमारे यहाँ का नहीं है, ये लैटिन शब्द है पुषांश। और पुषांश मतलब होता है दोस्तों हमारे यहाँ क्या होता है? शक्ति। ये पुषांश जब हमारे यहाँ चल करके आता है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? शक्ति। और शक्ति मतलब आप जानते हो हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया P से पावर और ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति। कोई भी विलयन हुआ उसमें हाइड्रोजन की शक्ति कितनी है उसी को हम क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं, पीएच वैल्यू कहते हैं। अब देखते हैं, ये सोरेनसन जी ने बताया। ठीक, अब आगे देखते हैं कि पीएच वैल्यू जो आपकी है वो कहां से कहां तक होती है। आप लोग जानते भी होंगे, हमारे 10th या 12th के बच्चे, 9th 11th जो भी बच्चे हैं हमारे एकेडमी के, वो जानते भी होंगे। ठीक है, ये दोस्तों तैयारी में भी आ सकता है, इसलिए जानकारी करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि क्वेश्चंस पीएच वैल्यू से बहुत आते हैं। ठीक है, आइएगा देखते हैं जो पीएच वैल्यू होती है दोस्तों वो 1 से लेकर के 14 तक होती है। कहां तक? 1 से लेकर के 14 तक होती है। यानी कि ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहां पर ये जो आपका 1 to 6 है, 1 से लेकर के 6 तक, ये जो वैल्यू आपकी है, अगर पीएच वैल्यू जो है 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो दोस्तों वो अम्लीय माध्यम होगा या अम्लीय विलयन होगा। अब आप समझ गए होंगे। अगर 7 आ रहा है दोस्तों तो वो आपका उदासीन विलयन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक, यानी ना वो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। और दोस्तों अगर 8 से लेकर के 14 तक आपका अंक आ रहा है, पीएच वैल्यू आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब ये माध्यम क्या हो जाएगा? क्षारीय माध्यम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। यानी 1 से लेकर 6 तक अम्लीय माध्यम, 7 जो आपका है वो उदासीन माध्यम और 8 से 14 ये क्षारीय माध्यम। ठीक है दोस्तों, आपको हम बताते चले, इस सबको नोट करते रहिएगा, परीक्षा में पूछेगा जरूर। यहां पर जो 7 है उदासीन है और वास्तव में जो जल हमारा होता है उसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। लेकिन ये गलत हो जाएगा। अब आप पूछेंगे गलत कैसे हो जाएगा, तो हम आपको बता दें कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल अगर है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। यहां हमने केवल जल लिखा था इसलिए गलत है। ठीक है, यहां शुद्ध जल बढ़ा लीजिए। शुद्ध जल की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। यानी शुद्ध जल जो है वो उदासीन होता है। वास्तव में शुद्ध जल जो है दोस्तों उस पर इलेक्ट्रिक का कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन आप कहेंगे कि जो जल है हमारा, जो नलों से हम निकालते हैं या किसी मोटर के माध्यम से निकालते हैं, उस पर अब अगर इलेक्ट्रिक का हम देखते हैं तो बहुत सारा प्रभाव होता है, हमारी जान भी जा सकती है। तो सही बात है, उसमें दोस्तों आर्सेनिक या अन्य प्रकार के तत्व मिल करके उसकी अम्लता को या क्षारीयता को बढ़ा देते हैं। या तो ये 7 से पीएच वैल्यू घट जाएगी या 7 से पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी। और इस क्रम में जब 7 से पीएच वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी तब जाहिर सी बात है कि उस पर इलेक्ट्रिक का प्रभाव रहेगा। इसीलिए अगर आप पीएच वैल्यू 7 कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 7, पीएच वैल्यू 7 किसका? शुद्ध जल जो है आपका, पीएच वैल्यू अगर 7 है तो इस पर इलेक्ट्रिक का प्रभाव नहीं रहेगा, कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप ऐसे ही जल लेकर के उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मत डालिएगा, नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपका क्या हाल होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहां पर और भी जान लीजिए, अलग अलग प्रकार के जो आपके मान हैं वो अलग अलग, जैसे वर्षा का जो जल होता है उसका अलग पीएच वैल्यू है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका आप जानते हो क्षार है, और ये जो है 14 इसका होता है, बहुत ही ज्यादा ये क्षारीय होता है। एकदम आप कह सकते हैं कि क्षारक इसका नाम कह सकते हैं, एकदम बहुत ही क्षारीय होता है, इसलिए 14 इसका मान है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों, सोरेनसन जी ने इस पर एक सूत्र भी दिया है कि अगर किसी भी विलयन का हमें आयन सांद्रण मान निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए बताना आपको जरूरी है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ अलग अलग पीएच वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम आपको और चीजें बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं, मतलब पहले सूत्र देख लें उसके बाद सवाल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सुरेश जी ने क्या बताया कि
जब भी हमें किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का मान चाहिए या पीएच वैल्यू चाहिए, तो उसका सूत्र है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, H प्लस इज आर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH। ध्यान रखिएगा, ये सूत्र है आपका। यानी इस पर सवाल देख लेते हैं दोस्तों। आप लोग सवाल और भी किताब से भी देख लीजिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको सवाल बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपका है इस पर, इस फार्मूले पर, कि किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10 टू द पावर माइनस 5 मोल प्रति लीटर है, तो उस विलयन की पीएच वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है। यानी कह रहा है कि किसी भी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान क्या है, 10 टू द पावर माइनस 5 मोल प्रति लीटर है, तो उसी विलयन की पीएच वैल्यू क्या होगी। तो सूत्र आपके सामने है दोस्तों, इस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH। H प्लस का मान वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 10 टू द पावर माइनस 5 दिया है, इसको आप लिख लेंगे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस pH हो जाएगा। जब आधार को आप देखेंगे तो आधार सेम है, 10 10 माइनस माइनस, इस तरीके से pH बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5। और ये आपका जो विलयन होगा वो कैसा होगा, pH मान तो आपका 5 आ गया, ये विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय, जल्दी बोलिए। अभी आपको मैंने बताया कि 1 से लेकर के 6 तक ये आपका अम्लीय होगा, और 7 आपका उदासीन हो जाएगा, और 8 से लेकर के 14 क्या है, क्षारीय है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए, यहाँ पे 5 आया है और 1 to 6 क्या है, अम्लीय। इस तरीके से ये जो विलयन होगा वो क्या होगा, अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, बस इतना आपको सवाल लगाना है, तो आप लोग लगा लेंगे जहां तक हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल एकदम क्लियर कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन आना है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो आपका बोर्ड एग्जाम आपको देना है। ठीक है, 2023 में। अभी आप 2022 के दिसंबर में हैं, आपको पता ही है, साल ये व्यतीत हो चुका है और लगभग पूरा होने वाला है। ठीक है, 2022 जो है ये जा रहा है, और हम स्वागत कुछ ही दिन बाद जो है 2023 का करने वाले हैं। दोस्तों 2023 जो है आपके लिए काफी अच्छा हो, 2022 में जो आपने अचीव ना किया हो वो भी आप 2023 में प्राप्त करें, बस यही कामना है उस ईश्वर से। तो आपने आज अम्ल क्षार लवण सूचक और उसके बाद जो है आपने पीएच वैल्यू के बारे में जाना, तो इस चैप्टर में आपको इतना ही मिलेगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जो आपको मैंने जो आपको मैंने सॉल्ट्स पढ़ाए हैं, सॉल्ट, ये सॉल्ट में हम और भी सॉल्ट्स जानेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि हम जो लवण पढ़े हैं, अब हम कई प्रकार के लवण के बारे में अध्ययन करेंगे कि उनका कैसे औद्योगिक तरीके से निर्माण होता है। ठीक है, और उनके निर्माण की विधि क्या होती है। ठीक है, जैसे हो गया आपका खाने का सोडा हो गया, ठीक, बेकिंग सोडा, या फिर आपका कास्टिक सोडा हो गया, ठीक, और फिर आपका व्यंजक चूर्ण हो गया, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और फिर एक बार हम कहना चाहते हैं कि 2023 जो आपका आने वाला है ये बहुत ही अच्छा आपके लिए हो, बस यही मंगल कामना है। दोस्तों इजाजत दीजिए और अच्छे तरीके से इस वीडियो का अध्ययन करिए, खासकर हमारे 10th के बच्चे जो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं। धन्यवाद।